गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर 2024-25 का है। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे पहले मैंने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब ये अपठित गद्यांश पढ़ देती हूँ, यही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी आ सकता है, लेकिन पढ़ देने से और इसके समाधान करने से आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। चाहे कोई भी आए, आप उसको अच्छी तरह से समझ सकोगे और उसका समाधान भी कर सकोगे। ये युग एक प्रकार का पैसे का युग है। चारों ओर धन की पुकार मची हुई है, परंतु फिर भी एक गरीब लेखक तथा विद्वान व्यक्ति का करोड़पति से अधिक आदर होता है। धन हमेशा ही बुरी आदतों को प्रोत्साहन देता है। धन लोलुप व्यक्ति यानी धन का लालची व्यक्ति सफलता हजारों को दुख और असफलता में डाल देती है। बुद्धि की दुनिया में सफलता से समाज की उन्नति में सहायता मिलती है। धनी धन के घमंड में अपने चरित्र को खो बैठता है और धनहीन उसे ही यानी अपने चरित्र को अपना सब कुछ समझकर अपनाता है। चरित्रवान पुरुष तो चरित्र को ईश्वर का एक आदेश मानता है और धन संचय या लाभ हानि की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करता है। इसलिए हम सब चरित्रवान पर भरोसा करते हैं। संसार में विजय पाने के लिए चरित्र बड़ा मूल्यवान साधन होता है। चरित्र के मार्ग पर चलने वाला आदमी ही सच्चे अर्थों में महान होता है। ऐसे व्यक्ति ही मानव जाति का कल्याण करते हैं। अनाथों और अबलाओं के उत्थान मतलब होता है प्रोग्रेस में सहायक होते हैं। रोगग्रस्त मानवों की सहायक होते हैं और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना बलिदान देते हैं। कौन? चरित्रवान व्यक्ति। संसार में जिसका देवता सुवर्ण होता है यानी पैसा होता है, उसका हृदय प्राय पत्थर का होता है। उसको दूसरों के आंसू पोंछने में विश्वास नहीं होता। वह दूसरों को मिटाकर बनता है, दूसरों के घर गिराकर वह अपना घर बनाता है। उसकी नस नस में लोभ भरा होता है। ऐसे मनुष्य के चेहरे पर कभी सौम्यता यानी सुंदरता, शांति और माधुर्य का भाव दृष्टिगोचर नहीं होता, देखने को नहीं मिलता। प्रकृति उनके चेहरे पर उसके हृदय की दुर्गंध को छाप देती है कि तुम्हारा चेहरा भले ही कितना सुंदर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे मन के जो दुराचारी विचार है वो तुम्हारे चेहरे पर झलक रहे हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। इस तरह के प्रश्नों में पजल मत होना। जो भी दिया गया उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। चरित्रवान व्यक्ति मानव जीवन का कल्याण करते हैं। ये वाक्य अपने आप में सही है। बेस्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों के चरित्र का निर्माण पर बल देते हैं। ये इस पहली वाली लाइन के साथ तालमेल नहीं खाती। तो हम देखते हैं प्रश्न का समाधान कैसे करते हैं। कथन ए ये गलत है किंतु कारण आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन की सही व्याख्या नहीं है, दोनों में तालमेल नहीं है। दूसरा है, वर्तमान समय को पैसे का युग कहा गया क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। धनी लोगों को वही प्रोत्साहन मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा चारों ओर पैसे का ही बोलबाला है, यानी पैसा ही पैसा बोल रहा है। लोगों को खाली पैसा ही दिखता है, इंसानियत नहीं दिखती। अब ये जो 4 नंबर करेक्ट है, विकल्प हमें 4 नंबर कहाँ मिलेगा? पहले तो हमें दिए गए 1 2 3 4 में जो आंसर है उसमें ढूंढना होगा। फिर हमारा करेक्ट आंसर अगर हमने चुन लिया तो अब विकल्प में 4 नंबर कहाँ है? क्योंकि मेरा 3 नंबर करेक्ट है, चारों ओर पैसा ही का ही बोलबाला है। ये 3 नंबर मेरा यहाँ विकल्प में कहाँ है? 4 नंबर में। केवल कथन 3 सही है। इस तरह से हम इसका समाधान करेंगे। बुद्धि की दुनिया से तात्पर्य क्या है? बुद्धि की दुनिया से तात्पर्य है विद्वान लोगों की दुनिया, क्योंकि विद्वान लोगों के पास ही बुद्धि होती है। ठीक है। अब 2-2 नंबर का 2 प्रश्न है। 2-2 नंबर का 2 प्रश्न क्या है कि गद्यांश में चरित्रवान पुरुष किसे कहा गया है? तो गद्यांश में महान व्यक्ति की ये विशेषता इस गद्यांश में चरित्रवान पुरुष उसे कहा गया जो धन संचय या लाभ हानि की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करता है और उसे ही ईश्वर का आदेश मानता है। फिर दूसरा प्रश्न, महान व्यक्ति की क्या विशेषता है? महान व्यक्ति की ये विशेषता है कि वह चरित्र का महान होता है। चरित्र के मार्ग पर चलकर वह संसार में विजय प्राप्त करना चाहता है। 2 नंबर है, 2 लाइन लिखेंगे, काम खत्म। 2 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, इस तरह पांडवों का पोरस होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिधर
जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसकी हुंकार सुनाई पड़ती है। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से ये वीर द्वंद्व कर रहा है होगा। समर वन में बिहार बिहू पर बिहू, बिहू मतलब चक्रव्यूह फटे जाते हैं, संग्राम उड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं, कमल वन में भी कुंजर घुमा धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए नयन निहाल। कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चीर गूढ़ वचन, यानी एक नया सत्य वचन कहता हूँ। कर्ण के साथ तेरा बल भी खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर उसे ही मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूँ मन में भी, कोई भी जीत सके इस अतुल धनुधर को रण में। ये रामधारी सिंह की कविता है, रश्मिरथी सप्तम सर्ग से लिया गया। इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? इस काव्य में कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहा है। कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा? तो कवि ने ये कहा कि पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल सही। पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया, नहीं, उसने पांडव सेना को चारों ओर से। समर क्षेत्र में केवल उसी के बाण दिखाई दे रहे थे, सत्य है। समर क्षेत्र में केवल उसी की हुंकार सुनाई दे रही थी, ये भी सत्य। तो हमारा क्या है? 1, 3, 4 आंसर करेक्ट है। विकल्प में हमें कौन सा ऐसा आंसर मिलेगा जिसमें 1, 3 और 4 सही है? तो कथन 4 नंबर में केवल 1, 3 और 4 सही है, ये आंसर होगा। केवल कथन ए गलत, किंतु ये तो कथन सही है। यहाँ फिर आ जाते हैं कथन ए और कारणार को पढ़कर उचित विकल्प से। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई। कर्ण की गर्जन से पांडव सेना में भगदड़ मच गई, बिल्कुल सही। कर्ण ने पांडव सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था, ये भी सही है। अब हम कथन ए और कारण आर को सही इस तरह के प्रश्नों का समाधान करते हैं। 3 नंबर कथन ए सही और कारण आर सही, कथन ए की सही व्याख्या कर रहा, दोनों ही सही है। ठीक है। अब आते हैं हम व्याकरण पर। 2 प्रश्न रह गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन कहा? गूढ़ मतलब सीक्रेट। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गूढ़ वचन बताया कि वह अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वे दोनों के बल से परिचित है, परंतु मन ही मन कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे? तो श्री कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके। अब आते व्याकरण में। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो। हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं? 1 into 4 करते करते उनको नशा लग जाता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा आता है 7 नंबर में, 9 नंबर में, जहाँ लिखा 1 into 5, वहाँ भी वो 4 प्रश्न करके छोड़ के एक आ जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना, 1 into 5 दिया मतलब 5 करने, 1 into 4 दिया मतलब 5 में से 4 करने हैं। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो ये सरल वाक्य कैसे पता चला? सुनते ही भी ऐसा आए तो वहाँ सरल वाक्य होता है। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने में रियाज के लिए जाना पड़ता है, सरल वाक्य में बदलिए। तो बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने में रियाज के लिए पुराने बालाजी के मंदिर में जाना पड़ता है। इसका उत्तर ये होगा। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो लखनऊ स्टेशन पर जो लोग खीरा बेचते हैं वे खीरा के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, जो और वे। ठीक है। तो ये आ गया हमारा मिश्र वाक्य बन गया। जितेंद्र जब अपनी संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते वातावरण महक उठा। इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए। जितेंद्र जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया और देखते ही देखते वातावरण महक उठा। तो हमें ऐड करना है खाली और। तो जितेंद्र जब अपने संगी साथियों को नाचना शुरू किया तो को हटा दो और देखते ही देखते। ठीक है। तो को हटा के और लगा दो, काम बन गया।
खेदुम में जो गंदगी फैलाएगा वह मारा जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। मिश्र वाक्य जो लिखा हुआ रचना, खेदुम में जो गंदगी फैलाएगा, जो हो, जब हो, जे हो, जिन्होंने हो, इस तरह का, चुकी हो, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य के। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्य आ गया, एक्चुअली वाच्य होगा। छात्रों को एक बड़ा समूह विद्यालय जाकर हड़ताल करवा रहा था। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृ, क्योंकि छात्रों का ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। वैसे ने होने से होता है, यहाँ का है छात्रों का, फिर भी होगा क्योंकि हमेशा ने आता है 99 टाइम कर्ता के साथ, लेकिन का भी आता है। नवाब साहब के द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इसके साथ नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है। नवाब साहब ने लगाना पड़ेगा क्योंकि कर्तृवाच्य में बदलना हमें। और हमारी ओर देखकर कहा कि क में छुट्टी की मात्रा खीरा लजीज होता है। फिर दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता। अब उससे में आधा सा नहीं होगा, पूरा सा होगा। इससे, उससे, गुस्सा में केवल आधा सा होता है। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। हमारे द्वारा पहाड़ों की पूजा की जाती है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। एबिलिटी टू शो, नॉट एबल टू शो, इस तरह के वाच्य प्राय भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। 5 नंबर, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित प्रश्नों के 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख मिलता है। अवधि जो है वो एक पारंपरिक लोकगीत है, यानी परंपरा से चला आया। तो पारंपरिक वर्ड क्या है? गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है। पुल्लिंग लोकगीतों के विशेष्य का विशेषण, विशेष्य क्या है? लोकगीतों। तो अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख मिलता है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों से पता चलता है कि बहुवचन है, पुल्लिंग है, पारंपरिक पुल्लिंग है। ठीक है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है। तो और जब भी आए तो ये क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय, 2 वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करने वाला, या 2 वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य। फिर ग नंबर में आते हैं। हम कटाओ के करीब आ रहे थे। हम का उदाहरण, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं का प्लूरल फॉर्म हो गया हम, मैं सिंगुलर नंबर हो गया, ये भी उत्तम है। लेकिन हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। हम कटाओ की ओर जा रहे थे, यहाँ कोई भी जा सकता है, स्त्री पुल्लिंग। बहुवचन कर्ता कारक। 6 नंबर में आ जाओ। अच्छा, और है इसमें, रुको। अरे 6 नंबर में, और पहाड़ी औरतें पहाड़ों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी क्या है? सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, भूतकाल है। तोड़ रही थी से पता चलता है भूतकाल है। पहाड़ी औरतें से पता चलता है बहुवचन है। बाल गोविंद भक्त मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। गोरे चिट्टे गुणवाचक विशेषण है। एक वचन केवल बाल गोविंद भक्त के बारे में बोला गया है। एक वचन पुल्लिंग है, आदमी विशेष्य का विशेषण। 6 नंबर आते हैं। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को रेखांकित कर काव्य पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखिए। तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, तो ये रूपक अलंकार है। जैसे समेटता हुआ गाय का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता उसका बच्चन जब वो नौसिखिया था। ख नंबर देखो। सहस्रबाहु सब समसो रिपु मोरा। सहस्रबाहु सम मतलब सम हो गया तुलनात्मक, तो यहाँ उपमा अलंकार आ गया। जैसे समेटता मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्चन जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया मीन्स नया नया सीखने आया था। ते उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनु, जानो, जनु है। तो जनु का मतलब ही जैसे। अरे सरलते में तेरी हंसी उड़ाऊँ, तो ये मानवीयकरण अलंकार है। पानी परातों को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, है ना। नैनन के जल, आंसू इतना नहीं होता कि पाँव आंसू से धो दें। तो ये ऐसी बातें जो रियल कम इमेजनरी ज़्यादा लगे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
अब आते हैं पठित पाठ्य पुस्तक पर आधारित। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसके केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। निठल्ला मीन्स खाली हाथ नहीं बैठ सकता, उसका दिमाग चलता रहता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है। दो व्यक्ति है ऐसा आदमी जो संस्कृत आदमी है, उससे भी हमें लाभ हुआ और मनीषियों से भी, मनीषियों मीन्स पुराने ऋषि मुनियों से भी हमें फायदा पहुंचा, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया। पेट भरा और तन ढका होने पर भी कैसा व्यक्ति सो नहीं पाता? संस्कृत व्यक्ति सो नहीं पाता। असंस्कृत व्यक्ति आराम से सो जाता है। कथन ए और कारणआर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पेट भरा और तन ढका मानव संस्कृत मानव है। संस्कृत मानव निठल्ला नहीं बैठ सकता। तो इसका उत्तर क्या होगा? कथन ए गलत नहीं। तो इसका उत्तर होगा कथन ए गलत किंतु कारणआर सही है। हाँ, तो ये पेट भरा और तन ढका मानव संस्कृत मानव नहीं है, ये तो असंस्कृत मानव है ना। पेट भरा और तन ढका हुआ मानव असंस्कृत मानव। जो संस्कृत होगा तो पेट भरा और तन ढका होने पर भी आराम से नहीं बैठ सकता। अब संस्कृत मानव निठल्ला नहीं बैठ सकते, बिल्कुल सही है। तो एक गलत है और किंतु कारण आर सही है। आगे बढ़ते हैं। मनीषी क्या पाना चाहते हैं? सुख सुविधाएं, धन, भौतिक सुख, भौतिक मतलब जो नष्ट होने वाला है, आत्मिक तृप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मिक तृप्ति। मनुष्यों ने क्या जानने का प्रयास किया? उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रकृति के रहस्य को, ठीक है। अब प्रकृति का रहस्य, इसमें 2 नंबर आंसर है प्रकृति के रहस्य को। हमारे विकल्प में 2 नंबर का है, 3 नंबर में केवल कथन 2 सही है। तो ये मैजिक है आपको पजल करने के लिए। तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले जो आंसर 1 2 3 4 दिया उसमें ढूंढो, फिर वो आंसर तुम्हें विकल्प में कहाँ मिलेगा उसे ढूंढ लो। हमारी सभ्यता की विशेषताएं हैं कि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारी सभ्यता का क्या है? इसमें हमारी सभ्यता भी अति प्राचीन है ना। ये तो है ही। सभ्यता का बड़ा अंश संस्कृत आदमियों से मिला है, ये बिल्कुल सही है। हमारी सभ्यता अत्यंत विकसित है, ये भी सही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सही है सभ्यता का कुछ हिस्सा मनुष्यों से भी मिला है, क्योंकि हमें वो आंसर ढूंढना है जो हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो केवल 2 और 4 सही है, बाकी सब छोड़ देंगे। अब आते हैं 8 नंबर। निर्धारित पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 × 3 यानी 6 मार्क्स प्रत्येक का। तो 3 किन्हीं 4 प्रश्नों के तो 2-2 नंबर का है, ठीक है। तीन का लिखना, 2-2 नंबर का, 4 दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक को नवाब साहब में खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत से क्या सबूत दिखाई दिए? तो नवाब साहब सदा से एक विशेष प्रकार की नफासत, नज़ाकत और ख़ानदानी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। नवाब साहब की ख़ानदानी तहजीब उस समय नज़र आती है जब वो बहुत अदब के साथ लेखक को संबोधित करते हुए कहते हैं, आदाब बर्चे जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। यहाँ उनकी विनम्रता, आग्रह की प्रवृत्ति नज़र आती है। खीरे को धोना, पोंछना, एहतियात से छिलकर फांके करीने से तौलिए पर सजाना उनकी नफासत यानी डिसिप्लिन का उदाहरण है। खीरे को बिना खाए सूंघकर रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देना और लेट जाना उनकी नज़ाकत यानी अदाएँ हैं उनमें, नज़ाकत का उदाहरण है। तो ये तीनों बातें हमने बता दी। दूसरा प्रश्न है, ख नंबर, बिस्मिल्लाह खां की दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो बिस्मिल्लाह खान के नाना बहुत बड़े शहनाई वादक थे। वह 4 साल की उम्र से ही नाना की शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद वे जब चले जाते तो बिस्मिल्लाह खान ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से नाना की मीठी वाली शहनाई ढूंढता। उसे लगता कि उसी शहनाई से मीठी तान निकलती। इस प्रकार जिस मीठी शहनाई को वे ढूंढते थे वह दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी, अर्थात वे भी शहनाई बजाने लगे थे और माहिर तरीके से बजाने लगे थे, उस्ताद बन गए थे।
ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से लेखिका के मन में हीन भावना पैदा हो गई। हीन भावना का मतलब होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो जाने अनजाने में पिता के व्यवहार ने लेखिका के मन में हीन भावना उत्पन्न कर दी। लेखिका बचपन से काली, दुबली और कमज़ोर थी। उनके पिता को गोरे रंग वाले बच्चे अधिक पसंद थे, इसलिए लेखिका से 2 वर्ष बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना करती। उनकी प्रशंसा ने ही लेखिका के मन में हीन भावना उत्पन्न कर दी थी। ये क्यों कहा गया कि महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का पंडित पठित पाठ के आधार पर विचार लिखे। तो महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। ऐसा इसलिए कहा गया कि कार्य चाहे बड़ा हो या छोटा, यदि निस्वार्थ भाव से किया गया हो तो महान बन जाता है। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई। उसके पीछे भावना यही थी कि लोग उसे देखें और नेताजी के त्याग बलिदान को याद करें, स्वयं भी उनसे प्रेरणा लेकर महान कार्य करें। अब 9 नंबर, इसमें दिया 1/5। यहाँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है, 4 क्वेश्चन करके मत छोड़ देना, क्योंकि अभी से पहले आपने 1/4 करते करते आपके दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे तो 4 ही करना है। बट आपको देखना है या मार्क्स 1/5 है, यानी 5 आंसर आपको करने हैं और 5 पे आपको विकल्प मिलने वाले हैं। जो कविता का पाठ है, कविता है ये, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे यानी मैं थक गए हो, आंखें लूँ में फिर क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरी मुस्कान। तो तुम्हारी मुस्कान के पीछे माध्यम कौन है? तुम्हारी माँ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तो पहले क्या है? तुम यानी शिशु, मुझे नहीं पाए पहचान, है ना। क्रमशः किन के लिए प्रयोग हुआ है? शिशु की माँ तो हो ही नहीं सकती। शिशु की माँ, है ना। पहले शिशु दे दिया, फिर शिशु की माँ दे दिया, उसके बाद शिशु की माँ, फिर बाद में शिशु दे दिया। शिशु कवि, क्योंकि तुम जो है पहले बच्चे के लिए आए तो शिशु और कवि होगा, कवि और शिशु नहीं होगा। तो ये 3 नंबर सही है। विकल्प में 3 नंबर कहाँ है हमें ढूंढना है, केवल कथन 1 में 3 सही है, तो इस पर टिक मार्क लगा दो। अब आते हैं कारण और कथन पे। ए में दिया हुआ शिशु कवि को अनिमेष देख रहा है, अनिमेष मतलब लगातार बिना पलक झपकाए, है ना। कारणा शिशु कवि को पहचानने की चेष्टा कर रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि पिता जो है कवि के रूप में है, कवि ही पिता है और वो घर पे नहीं रहते, जीविका के लिए बाहर जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आंसर सही होगा? हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा, कथन ये सही है। लगातार देख रहा है शिशु, और कारणा कथन की सही व्याख्या है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये व्यक्ति है कौन। बच्चे की माँ के माध्यम बनने के क्या कारण थे? कभी बच्चे की मधुर मुस्कान को देख पाया, अगर माँ नहीं होती तो नहीं देख पाते। अनिमेष का अर्थ निम्न में से क्या है? आवाज़, प्रेरणा, बिना पलक झपकाए, एकटक, बिल्कुल एकटक, ठीक है। इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बाल क्रियाकलाप का चित्रण, यानी बचपन में जो एक्टिविटीज़ बच्चा करता है उसका डिस्क्रिप्शन है। विकल्प में हमें 3 कहाँ मिलेगा? विकल्प 3 हमें 1 नंबर में ही मिल गया, कथन 3 सही है, बाकी सबको छोड़ दो। 10 नंबर है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा? तो 10 नंबर है, तो कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि ये एक आह्वान गीत है, वेलकम सॉन्ग है। कवि में बादल एक तरफ लोगों की प्यास बुझाने वाला, तो दूसरी तरफ वही बादल लोगों में क्रांति चेतना का संचार करने वाला। आह्वान गीत उत्साहित बादल की गर्जना और क्रांति की चेतना लोगों में उत्साह का संचार करती है ना। और बादल के माध्यम से क्रांति लाने के लिए लोगों में उत्साह का संचार करने का आह्वान किया गया। 10 नंबर का ख नंबर क्या है? देखो ख नंबर है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो इन ऋतुओं से भिन्न होता है? अटरही कविता के आधार पर लिखी। तो फागुन में चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों पर नई कोपलें आ जाती है, हवा में ताजगी, पेड़ों पर आए बोर
बोर मतलब मंजरी वगैरह, आम के फूल, सुगंध से संपूर्ण वातावरण महक उठता है। कोयल की मधुर कूक लोगों के मन को मोहित कर लेती है। कुल मिलाकर प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक होता है कि उसे समाहित करने के लिए स्थान कम पड़ जाता है। अट नहीं रही मतलब स्थान कम पड़ गया, आंखों से छलक जाएगी। गणवर आत्मकथा कविता में कवि ने चांदनी रात की गाथा को उज्जवल कहा है। क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि के जीवन में ऐसे सुखद क्षण भी आए थे जब उनके जीवन में सुख के चांदनी बिखरी थी। वह उन्मुक्त हंसी हंसता था, अपने हृदय की बात खुलकर कहता था। कभी उस मादक क्षणों, चांदनी रातों का मुक्त कंठ के हास परिहास तथा प्रेम भरी अनुभूतियों का वर्णन कैसे करे, क्योंकि वह सुख के क्षण अल्पजीवी जीवित थे। अल्पजीवी मतलब थोड़े दिनों के लिए थे। अब आते हैं, ये हो गया ग। अब आते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा संदर्भ सौंदर्य देखने को मिलता है। इस कथन को स्पष्ट करने के उदाहरण दीजिए। तो जब शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि उन्होंने बचपन में ऐसे बहुत से धनुरियाँ तोड़ डाली है, तब तो मुनिवर को क्रोध नहीं किया। फिर जब क्रोध करते हैं, फिर अब क्रोध करते हैं। अच्छा, तब मुनि ने क्रोध नहीं किया, अब करते हैं। यहाँ लक्ष्मण उनके शिव जी के धनुष को साधारण धनुष करके उन्हें क्रोध कराने के लिए, क्रोध दिलाना चाहते हैं। परशुराम की शक्ति पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि फूंक से पार उड़ाना चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। वे भी ये भी कहते हैं कि भ्राता श्री राम और वे स्वयं काशी फल के कच्चे फूल की तरह कमजोर नहीं है, जो तर्जनी को देखते ही मुरझा जाएंगे। काशी फल यानी कुमड़ा। तो तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर दिखाओगे तो वो फल मर जाएगा, ऐसा प्राचीन कहावतें थी। लेकिन ये सही भी था, हमने भी देखा है भाई, अंगुली दिखा दो तो मर जाता था। अब देखो, ये सारे प्रश्नों के ये रचनात्मक लेखन निम्नलिखित है। 3 विषयों में से किन्हीं एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। इसमें 6 नंबर होता है, 6 नंबर के आधार पर लिखना। पर्यावरण, संरक्षण, समय की मांग, ये जितने संकेत बिंदु दिए गए ना, उनको लिख के उनको बड़ा करना और थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखना तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सफलता के सोपान चढ़ती युवा पीढ़ी। फिर है परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। तो आप अपने बारे में लिख सकते हो, लेकिन यही आएंगे कोई ज़रूरी थोड़ी है। आप दिव्यांश है। बसों की कमी के कारण गांव के लोगों को हो रही असुविधा पर चिंता व्यक्त होते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखे है। तो आपको इस तरह से पत्र लिखना होगा। किसको यहाँ लिखना है? संपादक को, समाचार पत्र के। तो संपत्तु सेवा में संपादक महोदय ये लिखना होगा। अथवा आप विवाह में हो, अपने छोटे भाई को एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिलने पर लगभग 100 शब्दों में बधाई पत्र लिखिए। आप मोहक है। आप बीए और कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं। आपकी क स्कूल से क्लर्क के पद पर आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्वविवृत्त यानी बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में लिखिए। ये करो या अथवा मीन्स ये करो। आप अमित है। आप विद्यालयी पाठ्यक्रम में अन्य सभी विषयों के साथ नैतिक शिक्षा को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाना चाहते हैं। नैतिक शिक्षा मीन्स मॉरल एडुकेशन। इस संबंध में सुझाव देते हुए केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के निर्देशक को 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। ईमेल लिखने से आपका एक ईमेल आईडी चाहिए, जिसको भेजोगे उसका ईमेल आईडी चाहिए। फिर तो ये सिखाया गया, उसके आधार पर लिखना। राज्य परिवहन निगम की ओर से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अगर विज्ञापन में क्या भाई, कॉन्टैक्ट नंबर देना, क्या है क्या नहीं, थोड़ा बाउंड्री के अंदर करना, आकर्षक कोटेशन लिखना है ना, और कलर भी कर सको तो इंग्लिश में बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो नंबर कम जाएगा, कट जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी बड़ी दीदी को लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो इस तरह से संदेश लिखना भी सिखाया गया है, विज्ञापन भी सिखाया गया है, ईमेल भी सिखाया गया है, ये बायोडाटा, ये क्या है, स्वविवृत्त लेखन भी सिखाया गया है। बधाई पत्र एक तो आपका आ जाएगा, बधाई पत्र, और एक आ गया आपका संपादक के नाम पत्र। तो इस तरह से इनका समाधान करना। नंबर देख लेना, विज्ञापन में 4 नंबर है, बाकी में 5-5 नंबर है, और अनुच्छेद में 6 नंबर है।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि सारे प्रश्नों के बारे में बताते बताते तो मैं यहीं एंड करती हूँ। और इसको देखना ध्यान से, हो सकता है कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।